चलिए तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अम्ल तथा भस्म की जल से अभिक्रिया, क्योंकि इससे पहले आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं और अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं। दिमाग में रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत आता है इससे। अधातु, अ से अधातु, अ से अम्ल, तो अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होगा, ठीक है, और धातु का ऑक्साइड क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा। जब एक को क्लियर हो गया तो दूसरा तो जाहिर सी बात है क्लियर हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा टॉपिक कि अम्ल तथा भस्म की जल से अभिक्रिया। अच्छा बताओ, आर्हेनियस द्वारा, ठीक है, अम्ल की परिभाषा किसी को याद है? आर्हेनियस द्वारा अम्ल की परिभाषा किसी को याद है कि नहीं? सो बताओ, बताओ तो ध्यान से। नहीं याद है? अम्ल तथा जल की अभिक्रिया, पहले अम्ल का जल के साथ देख लेते हैं। अम्ल तथा जल की अभिक्रिया, आर्हेनियस क्या बोला था कि जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है, ठीक है, जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन देता है उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। और भस्म का परिभाषा क्या दिया था कि जो पदार्थ जल में घुलकर OH- देता है, OH- आयन देता है, उसको भस्म कहते हैं। तो अम्ल देता है H+, अम्ल क्या देता है? H+। अब भस्म क्या देता है? OH-, ठीक है, जल में घुलेगा तब। तो यहाँ पे हम आपको कुछ बात बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए एक अम्ल है HCl, आप लोग को नाम याद है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है, ये कौन है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब इसको जल के साथ अभिक्रिया करा दिए, यानी जल में इसको डुबा दिए। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, तो हम इसको जल के साथ अभिक्रिया कराएं। अब भाई जैसे ही इस पे पानी डालें, एक्चुअली क्या होगा, पानी इस पे डालो या पानी इस पे डालो या इसको पानी में डालो, एक ही बात हुआ। लेकिन यहाँ पे एक ही बात नहीं हुआ, हम बातें आगे बताएंगे ये वाला, ठीक है, कैसे हुआ। तो HCl को अगर H2O मतलब कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको H2O मतलब पानी है, इसमें डालें यानी अभिक्रिया कराएं, तो क्या होगा, इसका H+ टूट के और पानी में स्वतंत्र नहीं घूमता है, पानी के अणु के साथ, ठीक है, जुड़ जाता है और हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। तो H2O पहले से है और H+ इसमें आके जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, H3, और O तो कहते हैं, इसमें H+ ना जुटा था, H3O+ हो जाता है। यह हाइड्रोनियम आयन बना लिया और साथ में यहाँ पे क्या निकलेगा भाई, Cl-, ठीक है, और इसके साथ साथ ऊर्जा मुक्त होती है यानी ऊष्मा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त होती है यानी ऊष्मा मुक्त होती है। और भी बता सकते हैं? चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल ले लेते हैं। नाइट्रिक अम्ल का किसी को परमाणु मतलब कि ये रासायनिक सूत्र याद है? HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल होता है। इसको तुम क्या किए, पानी के साथ अभिक्रिया करा रहे हो, यानी जल में डालें, तो क्या होगा, फिर से ये H+ देगा, H+ देगा तो इसके साथ हाइड्रोनियम आयन बना लेगा यानी H3O+ बना लेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो H+ टूट गया तो NO3- में टूटेगा, NO3- में टूटेगा और साथ में कुछ ऊर्जा भी देगा, साथ में कुछ ऊर्जा भी देगा। अगर आप चाहिए तो एक और अम्ल होता है जो बड़ा फेमस है, और भी अम्ल है लेकिन फेमस अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इसको अगर तुम पानी में घुलाते हो यानी जल के साथ अभिक्रिया कराते हो तो क्या है, H+ देगा, तो यहाँ पे बना लोगे हाइड्रोनियम आयन, H3O+ बना लिया और यहाँ पे हो जाएगा HSO4-, HSO4- और साथ में कुछ ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग जल में, ठीक है, अगर हम लोग जल में क्या करते हैं बाबू रे, अम्ल को डालते हैं, जल में अम्ल को डालते हैं, दोनों में अभिक्रिया होती है, H+ आयन मुक्त होता है, जो अणु मतलब कि जल के अणु के साथ हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, ठीक है। H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, वो बना लिया। लेकिन एक चीज और देखिए, यहाँ पे ऊष्मा मुक्त हो रहा है यानी ऊर्जा मुक्त हो रहा है।
तो ऐसा भी तो संभावना है कि कहीं पे ज्यादा होगा कहीं पे कम होगा। जैसे पावरफुल अम्ल है, ठीक है, बहुत पावरफुल अम्ल है तो वो ज्यादा उष्मा मुक्त करेगा, ठीक है, ज्यादा उष्मा मुक्त करेगा, जाहिर सी बात है, ध्यान देना। अब एक चीज आपको हम बताए हुए हैं, समझो, नहीं बताए हुए हैं तो फिर से समझ लो। जैसे मान लीजिए कि 1 लीटर पानी है, ठीक है, 1 लीटर जल है और यहां पे 1 लीटर जल है, ठीक है। इसमें मान लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे कि इसमें क्या किए हम 50 ग्राम HCl ले लिए, अम्ल ले लिए, और इसमें 250 ग्राम, ठीक है, 250 ग्राम HCl ले लिए। तो ये थोड़ा सा लिए, ये थोड़ा ज़्यादा लिए हैं, तो ये थोड़ा सा है, तन का है, इसलिए जो विलयन बनाएगा इसमें अम्ल मिलेगा तो जलीय विलयन हो जाएगा ना। तो जो जलीय विलयन होगा, ठीक है, वो तन का सानी से बना है, इसलिए तनु, तन का तनु, ठीक है, तनु, अम्ल का तनु जलीय विलयन कहेंगे इसको, अम्ल का तनु जलीय विलयन। और ये देखो ज्यादा है, इसको सांद्र बोलेंगे। तो ज्यादा मात्रा में अगर अम्ल रहता है, ज्यादा मात्रा में अम्ल रहता है तो उसको सांद्र बोलते हैं, कम मात्रा में रहता है उसको तनु बोलते हैं। तो ये इस दोनों के तुलना में हुआ। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 ग्राम और 50 ग्राम रहता तो 5 ग्राम वाला को क्या बोलते हैं, तनु बोलते हैं, और 50 ग्राम वाला को सांद्र बोलते हैं, है ना। क्लियर है ये बात। चलो अब यहाँ पे हम समझना चाहते हैं, जैसे देखो अम्ल को राक्षस मान लो, अम्ल को क्या मानना है, राक्षस। तो एक डब्बा में अम्ल रखा हुआ है, मतलब बहुत सारा राक्षस रखा हुआ है, एक डब्बा में अम्ल रखा हुआ है, बहुत सारा राक्षस रखा हुआ है। अगर पानी डालेंगे सारा राक्षस एक बार में अटैक करेगा, ठीक है, पूरा ब्लास्ट कर जाएगा। बात समझ में आ रहा है, पूरा राक्षस, क्योंकि 100 को राक्षस मान लीजिए एक साथ टूट पड़ा, ब्लास्ट हुआ। लेकिन अगर 2 को राक्षस को लेके जाए, 2 को राक्षस को लेके जाए और तो आप पानी में डाल दे तो दोनों बहुत ब्लास्ट करा देगा, थोड़ा सा करेगा, है ना, ये नहीं होगा फुसफुसिया बम जैसा थोड़ा सा। तो बताओ कि जल को अम्ल में डालना, जल को अम्ल मतलब अम्ल है बहुत सारा, डब्बा में बहुत सारा है, उसमें जल डालना ठीक बात रहेगा। सोच के बताओ कि एक डब्बा है उसमें अम्ल है, उसमें हमको जल डालना है, डालेंगे, ठीक बात रहेगा, डालना चाहिए, क्योंकि डब्बा में बहुत सारा अम्ल है ना, बहुत सारा राक्षस है, जैसे ही पानी डाले ब्लास्ट कर जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अम्ल थोड़ा थोड़ा करके पानी में डाल सकते हैं, वहां पे भी उष्मा देगा लेकिन ब्लास्ट नहीं करेगा, क्योंकि थोड़ा सा का लेके जा रहे हो ना, थोड़ा सा लेके जा रहे हो पानी में डाल रहे हो, थोड़ा सा लेके जा रहे हो पानी में डाल रहे हो। तो बताओ अब ध्यान से सुनना कि अम्ल थोड़ा थोड़ा करके पानी में डाल सकते हैं, डालना चाहिए, लेकिन पानी पूरा एक जगह अम्ल रखा हुआ है ना, उसमें नहीं डालना चाहिए। क्लियर है। और वो भी सांद्र का बात हो रहा है, सांद्र मतलब ज्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो हम वो पॉइंट लिखेंगे, इस पे क्वेश्चन भी आता है कि सांद्र HNO3, सांद्र HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र H2SO4, ठीक है, सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 में कभी भी जल नहीं डालना चाहिए, कभी भी जल नहीं डालना चाहिए। तुम कहोगे सर जल नहीं डालेंगे तो अभिक्रिया कैसे होगा, तो भाई अम्ल को थोड़ा थोड़ा लेके डालो ना, ठीक है, बल्कि अम्ल थोड़ा थोड़ा मात्रा में जल में डालना चाहिए, जल में डालना चाहिए। क्यों नहीं डालना चाहिए, क्योंकि ब्लास्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग क्या किए, ठीक है, अगर हम लोग क्या किए कि सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 बहुत रखा हुआ है एक डब्बा में, उसमें पानी डाल दिए, पूरा ब्लास्ट हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा,
चलो अब हम लोग बात करेंगे भस्म का जल के साथ अभिक्रिया। भस्म का जल के साथ अभिक्रिया, हाँ लिख सकते हो। भस्म का जल के साथ अभिक्रिया, ऐसे तुम भस्म के जगह पे क्षार भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा भस्म का जल के साथ अभिक्रिया। भस्म लिखते हैं कोई, जैसे मान लीजिए NaOH, ये भस्म हो गया, इसको जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये आयन में टूट जाएगा, Na+OH- और साथ में कुछ ऊष्मा उत्पन्न करेगा। डेल्टा से ऊष्मा बताया जाता है, ठीक है, ऊष्मा बोल दो या ऊर्जा बोल दो। ठीक है, सेम टू सेम अगर हम मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं KOH, इसको जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, K+OH- टूटेगा और साथ में कुछ ऊष्मा उत्पन्न होगा, ठीक है, साथ में कुछ ऊर्जा उत्पन्न होगा। CH3COOH अगर लिखा हुआ है, इसको जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, यह है एसिटिक, ये तो अम्ल हो जाएगा ना, सॉरी अम्ल नहीं लिखना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भस्म है, इसको जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये टूटेगा Ca2+ में और OH2- में, -2 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न होगा। बस इतना बताना था कि जल के साथ अभिक्रिया करता है अम्ल अगर, तो H+ आयन देता है, ठीक है, H+ आयन देगा, मुक्त करेगा और साथ में कुछ ऊष्मा उत्पन्न करेगा, साथ में कुछ ऊष्मा उत्पन्न करेगा। अब भस्म जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो OH- आयन देता है और साथ में कुछ ऊष्मा उत्पन्न करता है, ठीक है, ये बात पे गौर करना था। चलिए देखिए, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे अम्ल तथा भस्म की शक्तियां, ठीक है, अम्ल तथा भस्म की शक्तियां। चलिए देखिएगा ध्यान से, हेडिंग डालो, अम्ल तथा भस्म की शक्तियां। अम्ल तथा भस्म की शक्तियां, हाँ, मतलब कुछ अम्ल प्रबल होते हैं, कुछ अम्ल दुर्बल होते हैं, ठीक है, तो ये चीज हम लोग को क्या करना है, समझना है। कुछ अम्ल प्रबल होते हैं और कुछ अम्ल जो है दुर्बल होते हैं। उसमें हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अम्ल के बारे में बात करेंगे, ठीक है, अम्ल की शक्तियाँ। सबसे पहले हेडिंग डालना है अम्ल की शक्तियाँ, ठीक है, अम्ल की शक्तियाँ। देखो अम्ल की जो शक्तियाँ है ना, ये कैसे निर्धारण होती है, तो अम्ल की शक्तियाँ निर्धारण होती है जब अम्ल को जल में घुलाएंगे, ठीक है, उसका जो आयन होगा H+ आयन, वो कितना मात्रा में, ठीक है, मुक्त होता है, कितना मात्रा में अम्ल द्वारा प्रदत्त होता है, उससे अम्ल की शक्तियां निर्धारित होती है, ठीक है। तो अम्ल के जलीय विलयन में, जब अम्ल को जल में मिला दोगे तो जलीय विलयन हो जाएगा, तो बोलेंगे कि अम्ल के जलीय विलयन में, लिखो, अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल द्वारा प्रदत्त मतलब एक तरह से दिया हुआ बोल सकते हो, अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल द्वारा प्रदत्त हाइड्रोजन
हाइड्रोजन आयन को ही अगर हम देखें तो H प्लस बोलते हैं, H प्लस आयन, ठीक है, आयन है ये। हाइड्रोजन आयन अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल द्वारा प्रदत्त हाइड्रोजन आयन की मात्रा द्वारा, ठीक है, अम्ल की मात्रा द्वारा उसकी अम्लीय शक्ति, उसकी मतलब किसकी, अम्ल की मात्रा द्वारा उसकी अम्लीय शक्ति, अम्लीय शक्ति का निर्धारण होगा, का निर्धारण होता है। कैसे समझोगे बताओ इस बात को, कि अगर H प्लस आयन अधिक मात्रा में मुक्त होता है, H प्लस आयन जो है अम्ल अधिक मात्रा में, ठीक है, मुक्त करता है, प्रदत्त करता है, तो समझिए वो अम्ल क्या है, प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग अम्ल है, ठीक है। अगर कम मात्रा में करता है, थोड़ा मोड़ा कर दिया, मेरे से नहीं होगा, तो वो दुर्बल अम्ल होगा, ठीक है, समझ में कि नहीं है। चलो, तो हम आपको यहाँ पे अम्ल का लिखते हैं, पहले प्रबल अम्ल और उसके बाद दुर्बल अम्ल, ठीक है। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल को आप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। प्रबल अम्ल को आप इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। क्या हो जाएगा, बोलेंगे कि जो अम्ल ठीक है, जल में घुलकर जल में घुलकर पूर्णतः आयनित होकर अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन मुक्त करता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। पूर्णतः आयनित होगा, पूरा आयनित होगा और अधिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन मुक्त करेगा, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, प्रबल अम्ल कहते हैं। प्रबल अम्ल का कुछ उदाहरण हम आपको देते हैं जो कि याद रखना पड़ेगा आपको। जैसे में कुछ अम्ल का हम उदाहरण आपको देते हैं। सबसे प्रबल अम्ल आपको 10th लेवल पे, ठीक है, कौन है, तो HCl है, ठीक है, कौन है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे HNO3 है, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, ठीक है। चलो देखो, अब हम लोग यहाँ पे आगे पढ़ेंगे दुर्बल अम्ल के बारे में। जी, दुर्बल अम्ल के बारे में बात करते हैं, ध्यान देना है। दुर्बल अम्ल को अगर देखा जाए इंग्लिश में तो बिक, हाँ, एसिड कहते हैं, बिक है, कमजोर है, दुर्बल है, बल नहीं, समझे, रोग लग गया है, मैनू इश्क दा लग गया रोग, बचने दी नहीं उम्मीद, सुने हो ना, यही है, बेचारे को लग गया है, समझ में आ गया। चलिए देखिए,
यहां पे बोलेंगे परिभाषा में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। इसमें देखो पूर्णतः आयनित हुआ था, अधिक मात्रा में H प्लस आयन दिया था, इसमें आंशिक रूप से आयनित होगा और कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देगा। बस इतना ही। तो लिखेंगे कि जो अम्ल, लिखते चलो, जो अम्ल जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होकर, क्योंकि वो भी अम्ल है ये भी अम्ल है, तो दोनों H प्लस आयन देगा, लेकिन ये अधिक मात्रा में देगा, ये कम मात्रा में देगा। आयनित होकर, ठीक है, कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस आयन तो लिख दिया ना, हाँ ठीक है, H प्लस आयन मुक्त करता है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। जैसे में क्या लिखेंगे, दुर्बल अम्ल में भी कुछ याद रखिएगा, ठीक है, दुर्बल अम्ल में भी कुछ याद रखिएगा। सबसे पहले अगर मान लीजिए एसिटिक अम्ल CH3COOH हो जाएगा, ठीक है, H3BOH3 का है, ये ठोपा हो रहा है, ठीक है, एसिटिक अम्ल CH3COOH, ठीक है, बोरिक अम्ल H3BO3 हो जाएगा, H2BO3 हो जाएगा, H2BO3। एक मिनट, ठीक है, H3BO3 ही होगा। ठीक है, और अगर हम लिखें यहाँ पे कार्बोनिक अम्ल के लिए तो H2CO3 लिखेंगे, H2CO3 ETC। तो ये है बोरिक अम्ल, ये है कार्बोनिक अम्ल और ये है एसिटिक अम्ल, ठीक है। तो ये सब दुर्बल अम्ल में काउंट होता है, ठीक है। ये कम मात्रा में H प्लस आयन प्रदत्त करता है, मुक्त करता है जब हम लोग उसको जल में घुलाते हैं तो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो देखो, अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे किसका, तो अम्ल की शक्तियां देख लिया ना, भस्म की शक्तियां के बारे में बात करेंगे। भस्म की शक्तियां, चलो लिखते हैं, इसको स्टार मार लो, ठीक है। भस्म की शक्तियां, भस्म की शक्तियां जो है वो कौन निर्धारित करती है, तो उसमें OH माइनस जो मुक्त होता है ना वो निर्धारित करती है, ठीक है। भस्म के जलीय विलयन में, भस्म के जलीय विलयन में, भस्म के जलीय विलयन में भस्म द्वारा प्रदत्त मतलब मुक्त या दिया हुआ, प्रदत्त OH माइनस की मात्रा भस्म की शक्तियों का निर्धारण करती है। भस्म की शक्तियों का निर्धारण करती है, ठीक है, निर्धारण करती है। अगर ज्यादा मात्रा में OH माइनस निकलेगा तो भस्म ज्यादा प्रबल है, अगर कम मात्रा में OH माइनस निकलेगा तो क्या है, दुर्बल भस्म है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करेंगे प्रबल भस्म का। प्रबल भस्म में कौन हो जाएगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा,
प्रबल भस्म कहा जाता है स्ट्रॉन्ग बेस को। ठीक है, सिंपल बताओ तो एक बात कि आर्रेनियस क्या बोला था कि जो पदार्थ जल में घुलकर OH माइनस आयन देता है उसको भस्म कहते हैं। लेकिन अगर जो पदार्थ मतलब ज्यादा मात्रा में देगा OH माइनस तो भस्म तो है ही, ठीक है, लेकिन प्रबल भस्म है। जो कम मात्रा में OH माइनस देगा वो दुर्बल भस्म है। अरे OH माइनस दे रहा है तो भस्म तो है, ये बात क्लियर है ना, यही ना है। चलो तो क्या लिखेंगे प्रबल भस्म के बारे में कि जो भस्म जल में घुलकर ठीक है पूर्णतः आयनित होकर, ठीक है, क्योंकि ये भी आयन ही है एक तरह से, पूर्णतः आयनित होकर भस्म है तो क्या देगा OH माइनस देगा, आयनित होकर, ठीक है, अधिक मात्रा में OH माइनस आयन, इसको हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक है, आयन मुक्त करता है उसे प्रबल भस्म कहते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि प्रबल भस्म का कुछ एग्जाम्पल जो कि आपको याद रखना चाहिए और याद रहना भी चाहिए, ठीक है, कौन हो जाएगा बता दीजिए। तो वो हो जाएगा, देखो यहाँ पे ध्यान से, प्रबल भस्म का एग्जाम्पल में हम आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखा रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सबसे प्रबल भस्म होता है। उसके बाद लिखाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है, ठीक है, जो कि आगे पढ़ाने वाले हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे इतना ही रहने दो प्रबल में, ठीक है, इट इज दुर्बल भस्म में बाकी को लिखा देंगे, तो वो कौन होगा उसको भी देख लेते हैं। चलिए दुर्बल भस्म, यानी दुर्बल को बिक कहते हैं और भस्म को बेस कहते हैं, ठीक है, बेबी को बेस पसंद है। चलो देखो क्या बोलेंगे कि जो भस्म कम मात्रा में देगा, जाहिर सी बात है दुर्बल है, तो बोलेंगे कि जो भस्म जल में घुलकर आंशिक रूप से आयनित होकर, आंशिक मतलब कम, आंशिक रूप से आयनित होकर, आंशिक रूप से आयनित होकर कम मात्रा में OH माइनस प्रदान करता है या मुक्त करता है, चलो मुक्त ही लिख देते हैं, मुक्त करता है उसे दुर्बल भस्म कहते हैं, उसे दुर्बल भस्म कहते हैं। जैसे में कौन हो जाएगा, तो जैसे में हो जाएगा आपको दुर्बल भस्म में, एक मिनट लिख देंगे, पीछे कर देंगे, जैसे में अगर हम यहाँ पे देखें तो दुर्बल भस्म कौन हो जाएगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, ये सब, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी हो जाएगा, NH4OH ETC, ये क्या है तो दुर्बल भस्म है, ठीक है, दुर्बल भस्म है, लिखो इसको।
चलिए, तो आगे हम लोग बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बहुत आता है। एकदम देखो, टिक मारो, देखो, उड़ाओ, खत्म कहानी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बड़ा मजेदार है। यहाँ देखो, लिखेंगे लिखेंगे पीएच तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ठीक है, पीएच तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रण, पीएच तथा हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन ऐसे भी लिखाएगा H+, ऐसे सांद्रण, ठीक है, सांद्रण। पीएच तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रण, हाइड्रोजन आयन जो है इसी से पता चलता है अम्लीय शक्ति, ठीक है, इसी से पता चलता है अम्लीय शक्ति। किसी विलयन की अम्लीय शक्ति, हेडिंग डालते हैं, सॉरी हेडिंग डाल दिए, किसी विलयन की अम्लीय शक्ति, अम्लीय शक्ति, उसमें उपस्थित H+ आयन, अम्लीय शक्ति, उसमें उपस्थित H+ आयन, H+ आयन से निर्धारित होती है, निर्धारित होती है। जाहिर सी बात है, ज्यादा मात्रा में होगा तो प्रबल होगा, कम मात्रा में होगा तो दुर्बल होगा। अतः H+ आयन की सांद्रता के लिए एक वैज्ञानिक था, सोरेनसन, ठीक है, सोरेनसन ने 1909 ईस्वी में एक स्केल दिया था। क्या दिया था बाबू ने? स्केल दिया था जी, जिसे पीएच स्केल, ठीक है, जिसे पीएच स्केल कहते हैं, स्केल कहते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि सोरेनसन जो है ये वैज्ञानिक का नाम है, और इन्होंने H+ आयन के सांद्रता के लिए, ठीक है, कि H+ आयन की मात्रा कैसे पता चलेगा उसके लिए एक स्केल दिए थे, ठीक है। उसी स्केल को, ठीक है, उसी स्केल को क्या कहा जाता है? पीएच स्केल कहा जाता है। कब दिए थे? तो 1909 ईस्वी में दिए थे, ठीक है, 1909 ईस्वी में दिए थे। चलो हम आपको यहाँ पे स्केल बना के दिखाते हैं। स्केल बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे थोड़ा सा बनाना घटाना पड़ सकता है, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। रुक जाए, यहाँ सबको बनाना है। यहाँ पे 0 लिखेंगे, अभी रुक जाओ ना थोड़ा देर। यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, हो गया। 0 से लेकर 14 तक उसमें रीडिंग रहता है, ठीक है, 0 से लेकर कितना तक? 14 तक उसमें रीडिंग रहता है। 7 पर, ठीक है, 7 पर जो भी रीडिंग आएगा, 7 पर जो भी रीडिंग आएगा, ठीक है, मान लीजिए कि पीएच का मान 7 आया, ठीक है, पीएच का मान कितना आया? 7 आया। तो इस पे जो रीडिंग आएगा ना, वो उदासीन कहलाएगा, ना उसमें अम्ल का गुण होगा, ना वो भस्म का गुण होगा, ना वो खट्टा लगेगा, ना कड़वा लगेगा।
उदासीन का गुण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे उदासीन कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? उदासीन कहा जाता है। अब यहाँ देखिए, इधर से आगे जाइएगा ना, इससे आगे जाइएगा तो भस्म की शक्ति बढ़ेगा। भस्म की शक्ति बोल सकते हो, क्षारीय शक्ति बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्षारीय शक्ति बढ़ेगा, क्षारीयता बढ़ता जाएगा। और इधर से इधर जाओगे, इधर से इधर जाओगे तो अम्लीयता शक्ति बढ़ेगी, अम्लीय लिख देते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन ये आया कि एक अम्ल का नाम, देखो 7 से पीछे रहेगा तो वो अम्ल होगा। पीएच मान जिसका भी, ये जो आएगा ना पीएच में आएगा, ठीक है, ध्यान दो बाबू, रुक जाओ। तो 7 से पीछे आएगा जिसका भी, तो वो हो जाएगा अम्ल। पीएच मान जिसका भी 7 से पीछे आएगा वो अम्ल हो जाएगा, और 7 से ऊपर आएगा वो भस्म हो जाएगा, और जिसका 7 पे आएगा वो उदासीन हो जाएगा। जिसका 7 पे आएगा वो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। हम यहाँ पे एग्जाम्पल में देते हैं, ये हो गया स्केल, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, ध्यान देना, ठीक है। और तुम लोग बताना कि ये कौन सा अम्ल होगा, स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा कि नॉर्मल वाला होगा, ठीक है। वो कि मान लीजिए एक अम्ल है जिसका पीएच मान 0 है। पहले तो बताओ कि पीएच मान अगर 0 है तो अम्ल होगा कि भस्म होगा? अम्ल होगा, क्योंकि इधर है, ठीक है। और एक और अम्ल लेते हैं, ठीक है, एक और अम्ल लेते हैं जिसका पीएच मान, ठीक है, करीब करीब 6 है। हम अपना मन से लिए, 4 भी ले सकते थे, 5 भी ले सकते थे। बताओ ये दोनों पहले क्या है, अम्ल है कि भस्म है? अम्ल है, दोनों अम्ल है। लेकिन कौन प्रबल अम्ल है, कौन दुर्बल अम्ल है? 0 है प्रबल, क्योंकि इधर से इधर आने पे बढ़ता है अम्लीयता, अम्लीय शक्ति बढ़ते जाता है। तो यहाँ से बढ़ते गया 0 पे आया, तो ये प्रबल अम्ल है, ये प्रबल अम्ल है, ठीक है। और ये चलो इसके तुलना में दुर्बल अम्ल है, इसके तुलना में दुर्बल अम्ल है, ठीक है। पहली बात तो दोनों अम्ल है, ये बात पता चलेगा। अब दूसरा एग्जाम्पल में क्या है, ध्यान दीजिए कि मान लीजिए एगो का पीएच मान हम यहाँ पे ले लिए कितना, 14। चलो पहले 14 नहीं लिखे हैं, पहले हम ले लेते हैं 7.4 ले लिए, ठीक है। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाना बस। देखो यहाँ पे 7.4, 7 से ज्यादा है, ठीक है। एगो का पीएच मान हम ले लिए 14, ठीक है। अब बताओ कौन प्रबल है, कौन दुर्बल है? 7.4 प्रबल क्या? अम्ल की क्षार। अच्छा एक बात बताओ, यहां से आगे जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ रहा है कि घट रहा? तो यहाँ पे ज्यादा प्रबल क्षार होगा, यहाँ पे कम होगा? यहाँ पे ना ज्यादा होगा, तो 14 वाला जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। 14 वाला जो होगा वो ज्यादा होगा, और ये ऊपर वाला दुर्बल होगा। चलो यहाँ पे दुर्बल लिख दिए, ये दुर्बल भस्म है या क्षार लिख सकते हो, और ये क्या हो जाएगा, प्रबल भस्म। तो क्वेश्चन ये आता है कि अम्ल का, ठीक है, ठीक है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, ये लिखाता है। बताओ एक में अम्ल का लिखना नहीं, देखो यहाँ पे अम्ल का पीएच मान, ठीक है, पीएच मान 7 से कम होती है, 7 से कम होती है, दैट इज अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होती है। अम्ल का पीएच मान 7 से क्या होती है, कम होती है। और भस्म का पीएच मान 7 से अधिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, बस रुक जाओ, बस एक लाइन और लिखना नीचे, बस हो जाए। मान 7 से अधिक होती है, ठीक है, 7 से अधिक होती है। बताओ इसका मतलब ये हुआ
कि भस्म का पीएच मान या क्षार लिखल रहेगा वो 7 से अधिक होती है, तो पीएच मान जो है 7 से अधिक है। कैसे संकेत हो रहा है? ऐसे संकेत हो रहा है, पीएच मान बहुत ज्यादा है 7 से। ठीक है, अच्छा बताओ तीसरा नोट हम क्या लिखेंगे कि उदासीन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन का पीएच मान 7 होता है, तो पीएच मान उदासीन का, ठीक है, 7 होगा। जैसे पानी, ठीक है, जैसे पानी वो सब उदासीन हुआ, उसका पीएच मान 7 होगा। अच्छा बता, तो लोग खून क्या होता है, अम्लीय कि क्षारीय? अम्लीय नहीं होता, वो क्षारीय होता है, लेकिन तुमको पता नहीं चलेगा, कभी पी के नहीं ना देखे हो, है ना? ये हो किसका खून पी रहा है? चलो देखो, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट रुक जाओ, तो लोग मेरे को 1 मिनट टाइम और दे दो। यहाँ पे चलो देखो, यहाँ पे हम बस कुछ एग्जाम्पल के टाइप का बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में आता है, ठीक है, एग्जाम्पल के टाइप का बात कर रहे हैं। जैसे हम बोलेंगे, बता दो कि ताजा दूध, जो दूध होता है ना, ठीक है, दूध का, ठीक है, पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान, अच्छा दूध अम्लीय होता है, थोड़ा सा अम्लीय होता है, जो तुमको पता नहीं चलता है, ठीक है, 6.8 होता है उसका पीएच मान, यानी ये अम्लीय है, ठीक है, थोड़ा सा कम है ना, 7 से थोड़ा सा कम है ना, तो अम्लीय हो जाएगा। अच्छा खून का यानी रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ये थोड़ा सा क्षारीय होता है, ठीक है। अच्छा जल का पीएच मान बता दो, जल का पीएच मान बताओ। जल पीते हो तो खट्टा लगता है, कभी वो खट्टा लगता है, कभी वो मीठा लगता है, नहीं, कुछ नहीं लगता है, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, उदासीन होता है, इसलिए उसका पीएच मान कितना होता है? 7। और मिट्टी का पीएच मान कितना रहना चाहिए? 7 के आसे पास रहना चाहिए, क्योंकि अम्लीय हो जाएगा तो भी दिक्कत, क्षारीय हो जाएगा तो भी दिक्कत, ठीक है। तो जल का पीएच मान 7 होता है, इसको उदासीन बोलेंगे। तो हमको लगता है कि आपको ये पीएच मान वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है, पीएच मान वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्लास में देखेंगे अगला चीज।